दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीबी सिंह और आज मैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स आपके दूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं। ध्यान से सुनिएगा, लास्ट तक आप इस वीडियो को देखिएगा और पसंद आए तो कमेंट जरूर करिएगा कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं डेयरी फार्मर में वो कौन सी है, ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका आंसर कर सकूं। तो दोस्तों पहला प्रश्न मैं ले रहा हूं विशाल धनगढ़ जी का। बहुत ही अच्छा प्रश्न इन्होंने पूछा है कि सर शाम को दलिया बनाकर रखकर उसको गलाकर और क्या हम सुबह खिला सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं रूमिनेंट्स की प्रवृत्ति पर और रूमिनेंट्स को किस तरीके से फीडिंग कराना चाहिए उस पर। तो मेरी आप लोगों को सभी फार्मर्स, विशाल जी के साथ साथ जितने भी फार्मर्स हैं उनको मैं क्लियर कर दूं कि कभी भी अनाज को आपको उस पशु को गलाकर नहीं खिलाना है, क्योंकि ऑलरेडी आप जानते हैं मैं बहुत सारी चीजें इसमें एक्सप्लेन कर चुका हूं कि उसको उसके जो रूमिनेशन को आदत होती है कि टफ से टफ फाइबर और टफ से टफ फीड वो डाइजेस्ट कर सकता है, और ये इजीली डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इसलिए इसको अगर बहुत ज्यादा आसान बना के दोगे तो उसको प्रॉब्लम होगी, एसिडोसिस होने की संभावना रहेगी, फंगस भी डेवलप होने की संभावना रहेगी। मैंने ऑलरेडी वीडियो इस पे बना रखा है, आप उसमें जाकर डिटेल से देख सकते हैं। तो कभी भी पशु आहार या अनाज है या उसका दलिया है, आप उसको सूखा खिलाइए तो आपको इन बातों से आप बच सकेंगे। उसके बाद जो दूसरा प्रश्न है वो राम रतन जी का है और इन्होंने पूछा सर साइलेज बनाने के लिए कौन सा केमिकल डाला जाता है, कृपया केमिकल का नाम बताएं। तो राम रतन जी और सारे फार्मर्स जो जिनके पास हरे चारे की कमी है और जो साइलेज बनाना चाहते हैं और साइलेज बनाते हैं, उन फार्मर्स के लिए ये जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइलेज बनाते समय हम कौन सा केमिकल उसमें ऐड करें, जिनको हम साइलेज एडिटिव्स बोलते हैं। और इसमें जो 4-5 तरह के केमिकल्स वो यूज करते हैं। उसमें फर्मेंटेशन को बढ़ाने के लिए कुछ लैक्टिक एसिड जो प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियाज हैं उनका मिश्रण होता है, उसमें एंजाइम्स होते हैं, उसमें एसिडिफायर्स होते हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं, न्यूट्रिएंट एनहांसर्स जैसे मोलासेस ऐड करते हैं, कुछ लोग यूरिया भी ऐड करते हैं और एब्जॉर्बेंट्स भी ऐड करते हैं। लेकिन मेरी एक सलाह है आपको कि जब भी आप साइलेज बनाते हैं तो किसी ना किसी एक्सपर्ट से सलाह ले लें अगर उसमें कुछ केमिकल्स ऐड कर रहे हैं तो। अदरवाइज उसका जो नेचुरल जो फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस है उसको कई बार ऐसा होता है कि अगर आप सही स्टेज पे उसकी कटिंग नहीं करते हैं, उस फसल की देर हो जाते हैं, उसमें मॉइस्चर कंटेंट अगर सही नहीं होता है तो कई बार हमारा साइलेज बिगड़ जाता है। तो ये तो ठीक है कि आप कोई एडिटिव उस किसी कंपनी से अगर आप परचेज करके उसमें ऐड करते हैं, परंतु मेरी आपको सलाह है या तो उसी कंपनी के जो एक्सपर्ट होते हैं उन्हीं से कहें कि भाई हम साइलेज बना रहे हैं, आपका एडिटिव यूज करेंगे, परंतु आप थोड़ा सा जब साइलेज बने तो वहां उपस्थित रहें। तो दोस्तों सभी के लिए इंपॉर्टेंट है साइलेज मेकिंग, और साइलेज आने वाले समय में सभी फार्मर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दूसरा जो प्रश्न है वो है विकास कुमार जी का। इन्होंने बोला है सर नेक्स्ट वीडियो क्रॉस ब्रेड काउ पर बनाइए प्लीज, जैसे जर्सी और साहिवाल का क्रॉस है या गिर और एचएफ का क्रॉस है, इन ब्रीड पर प्रॉपर नॉलेज दीजिए। मैं बता दूं विकास कुमार जी, मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं और मेरी प्लानिंग है कि कुछ दिन बाद मैं पूरी एक सीरीज आपको लेकर आऊं जिसमें ब्रीडिंग के बारे में, क्रॉस ब्रीडिंग के बारे में और मैनेजमेंट के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में मैं सारा एक एक टॉपिक उसमें कवर करूं। वो शायद कंटिन्यूअस वो वीडियोस आएंगे, बहुत जल्द मैं प्लानिंग कर रहा हूं। जैसे ही मैं उस स्टेज में आऊंगा मैं आप अनाउंस करूंगा, और बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस नॉलेज को आप अपने फार्म पर इंप्लीमेंट करें, और अगर आपको कुछ भी आइडियाज दिमाग में आते हैं तो आप उनको इस जो चैनल है उसमें कमेंट बॉक्स में जाकर आप टाइप करें, ताकि हम अपने कंटेंट को और ज्यादा इंप्रूव कर सकें। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है रवि लोवंसी जी का, और इन्होंने भी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है सर डेयरी फार्म स्टार्ट करने का सही समय कौन सा होता है एवं कौन सी नस्ल रखना चाहिए जिससे किसानों को लाभ हो, और बहुत सारे जो नए किसान आना चाहते हैं उनके लिए क्या सलाह होगी। तो मैं आपको बता दूं रवि जी, सबसे बढ़िया जो समय है डेयरी स्टार्ट करने का
वो होता है आप अक्टूबर से लेकर आप अप्रैल तक आसानी से पशुओं को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, उनको ला सकते हैं, उनको अपने फार्म पे अडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे सबसे अच्छी बात यह है कि क्लाइमेट हमारा बहुत अच्छा होता है, फेवरेबल होता है एनिमल्स के लिए। साथ साथ में उसी टाइम पे काविंग भी चलती होती है, मिल्क प्रोडक्शन में एनिमल्स होते हैं, तो आप इजीली उनको सिलेक्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छे से जज कर सकते हैं। तो नए जो डेयरी फार्मर आना चाहते हैं और डेयरी फार्म को अगर वो प्रॉपर तरीके से बड़े स्केल पे स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनको मेरी एक ही सलाह है कि आप अक्टूबर से अप्रैल तक आप प्लान करें। बहुत अच्छे से आप एनिमल्स को जब लेकर आते हैं, तो मेरी आपसे यहाँ पे एक और रिक्वेस्ट होगी कि जब भी एनिमल्स को लाते हैं तो इकट्ठे आप एनिमल्स परचेज ना करें, बहुत सारे एनिमल्स ना लाएं। आप 5-5 एनिमल्स करके धीरे धीरे बढ़ाते जाएं, नॉलेज गेन करते जाएं, उनके बारे में समझते जाएं, उनकी रिक्वायरमेंट के बारे में समझते जाएं, और फिर आप धीरे धीरे करके बढ़ा लें। आप पूरा प्लान बनाएं कि 6 महीने के अंदर मुझे एनिमल्स को इंडक्ट करना है, तब आप देखेंगे कि आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। तो आप इस सीजन में आप स्टार्ट कर सकते हैं। और अब है गुरमीत सिंह जी, और इन्होंने भी बहुत साइंटिफिक क्वेश्चन पूछा है, सर डीकैड के बारे में एक पूरा वीडियो बनाएं कि काविंग के बाद क्या खिलाएं, क्योंकि मेरी गाय को मिल्क फीवर हो जाता है। तो गुरमीत सिंह जी, बड़ी टेक्निकल सी बात है डीकैड बैलेंस या डीकैड का जो एक फंडा आजकल सभी लोग अपना रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मैंने ऑलरेडी एक ट्रांजिशन फीड पे एक वीडियो बना रखा है, जो शायद आपने अगर नहीं देखा है तो आप जाके देखिए। और डेफिनेटली डीकैड मतलब डाइटरी जो कैटायन एनायन डिफरेंस है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। मेटाबॉलिक डिसीज जैसे मिल्क फीवर है या कीटोसिस है या और भी जो बीमारियां हैं, उनको वो बहुत एक उन पे प्रभाव डालते हैं। जो डीकैड डिफरेंस को अगर आप सही तरीके से मैनेज करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा एक फायदा होता है, बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप जाएं और ट्रांजिशन फीड वाला वीडियो देखें, और आने वाले टाइम में मैं डेफिनेटली बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा कि डीकैड को कैसे मैनेज करें, जो काविंग के पहले और काविंग के बाद कौन कौन सी चीजें उसके फीड में, आहार में आप सम्मिलित करें। वो वीडियो भी बहुत जल्दी मैं लेकर आऊंगा। आप इस चैनल पे बने रहें और इसी तरीके के सुझाव हमें देते रहें। उसके बाद ये है सिद्धार्थ भाटिया जी, और इन्होंने पूछा है एक काऊ को वेट के आधार पर, वजन के आधार पर कितना भूसा एवं दाना देना चाहिए। तो भाटिया जी, मैं आपको बता दूं कि बहुत अच्छी आपने बात पूछी है कि हम जब भी किसी दुधारू पशु का आहार कैलकुलेट करते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीजों का समावेश हो। स्पेशली आपने जैसे पहले ही बताया भूसा और दाना, तो कितना कितना देना है। तो 2 चीजें आप हमेशा याद रखिए कि आपके पास है एक कॉन्सेंट्रेट, मतलब आपके पास पशु आहार, दाना, खलियां ये हैं, और एक तरफ है आपके पास रफेज जिसमें भूसा और हरा चारा तो या साइलेज। तो आप हरा चारा या साइलेज, और इसका जो आप प्रिंसिपल आप याद कर लीजिए कि जो बॉडी वेट है या वजन है उस पशु का, उसको उसके वजन के 2.5 से 3% तक आप कैलकुलेट करिए ड्राई मैटर। मतलब हर 100 किलो पर आप उसको 2.5 से 3 किलो ड्राई मैटर दे सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो किस कंडीशन में है, उसका मिल्क प्रोडक्शन कितना है, उस आधार पे आप डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन 2.5 से 3%। और हर 100 किलो पे तो आप उस हिसाब से उसको मल्टीप्लाई करिए, तो आपका ड्राई मैटर आप कैलकुलेट कर लेंगे कि टोटल ड्राई मैटर, उसको इतने ड्राई मैटर की रिक्वायरमेंट होती है। और ड्राई मैटर की पूर्ति करने के लिए आपके पास, जैसे मैंने बताया, कॉन्सेंट्रेट है और रफेज है। रफेज में आपके पास भूसा है और हरा चारा है। तो इन तीनों चीजों को, मतलब पहले आप भूसा और बीच में रखिए आप दाना या पशु आहार, और इधर रखिए आप हरा चारा। तो इनको 30, 40 और 30, 30, 40 और 30 के रेशो में आप इनको डिवाइड कर दीजिए उनका ड्राई मैटर, और उसी हिसाब से उनसे पूर्ति कर दीजिए।
तो आपको, मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा और आगे आने वाले वीडियो में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि ड्राई मैटर कैसे कैलकुलेट करना है और ड्राई मैटर कैलकुलेट करने के बाद उस एनिमल को किस तरीके से एक टीएमआर के माध्यम से उसकी पूर्ति करना है। तो आप भाटिया जी मेरे साथ बने रहें। आने वाले टाइम में मैं डेफिनेटली इस क्वेश्चन को डिटेल में बनाऊंगा, एक वीडियो पूरा डेडिकेटेड बनाऊंगा। दोस्तों लंबा हो जाएगा वीडियो, लेकिन एक ही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जो कमेंट्स, जो भी मन में चल रहा है उसको जाकर टाइप जरूर करें। जय हिंद साथियों।